जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 18, 18 के बाद में दिया गया है 22, 22 के बाद में दिया गया है 30, 30 के बाद में दिया गया है 42, 42 के बाद में दिया गया है 58 और 58 के बाद में पूछा गया है किस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर है कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए इस सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 18, 18 से आगे दिया गया है 22, तो 18 से 22 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम 18 में क्या कर दें +4 कर दें तो 18 और 4 मिलकर बन जाएगा 22। फिर आगे देखिए 22 से कितना बन रहा है 30, 22 से 30 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 22 में क्या कर दें +8 कर दें तो 22 और 8 मिलकर बन जाएगा 30। फिर देखिए 30 से कितना बन रहा है 42, 30 से 42 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 30 में क्या कर दें +12 कर दें तो 30 और 12 मिलकर बन जाएगा 42। इसी प्रकार आगे देखिए 42 से कितना बन रहा है 58, तो 42 से 58 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 42 में क्या कर दें +16 कर दें तो 42 और 16 मिलकर बन जाएगा 58। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 58 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ +4, उसके बाद में +8, उसके बाद में +12, उसके बाद में +16, यानी कि सभी में प्लस हो रहा है तो आगे भी क्या होगा प्लस होगा। कितना प्लस होगा वो देखिए। यहाँ पर देखिए 4 से कितना बना 8, 4 से 8 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 4 में क्या कर दें +4 कर दें तो 4 और 4 मिलकर बन जाएगा 8। फिर देखिए 8 से कितना बन रहा है 12, 8 से 12 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 8 में क्या कर दें +4 कर दें तो 8 और 4 मिलकर बन जाएगा 12। फिर देखिए 12 से कितना बन रहा है 16, 12 से 16 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 12 में क्या कर दें +4 कर दें तो 12 और 4 मिलकर बन जाएगा 16। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है 16 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो 16 से अगली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे तो वो देखिए यहाँ पर देखिए सभी में +4 हो रहा है तो 16 में भी क्या कर देंगे +4 कर देंगे तो 16 और 4 मिलकर बन जाएगा 20। यानी कि यदि हम 58 के अंदर क्या कर दें +20 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 58 के अंदर हम क्या कर देंगे +20 कर देंगे तो 58 और 20 मिलकर बन जाएगा 78 है। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 78 है और 78 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हम आपको वही क्वेश्चन करवाएंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए
सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 15, इसके बाद में दिया गया है 22, 22 के बाद में दिया गया है 44, 44 के बाद में दिया गया है 51, 51 के बाद में दिया गया है 73, 73 के बाद में दिया गया है 80 और 80 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 15 से कितना बन रहा है 22, 15 से 22 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 15 में क्या कर दें +7 कर दें तो 15 और 7 मिलकर बन जाएगा 22 से। फिर देखिए 22 से कितना बन रहा है 44 से, 22 से 44 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 22 में क्या कर दें 22 को ऐड कर दें तो 22 और 22 मिलकर बन जाएगा 44 से। फिर देखिए 44 से कितना बन रहा है 51 है, 44 से 51 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 44 में क्या कर दें +7 कर दें तो 44 और 7 मिलकर बन जाएगा 51 है। इसी प्रकार से आगे देखिए 51 से कितना बन रहा है 73 है, 51 से 73 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 51 में क्या कर दें +22 कर दें तो 51 और 22 मिलकर बन जाएगा 73 है। फिर देखिए 73 से कितना बन रहा है 80, 73 से 80 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 73 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 73 और 7 मिलकर बन जाएगा 80। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 80 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ +7, उसके बाद में +22, उसके बाद में +7, उसके बाद में +22, उसके बाद में +7, यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है +7 +22 +7 +22 +7। अब इसके बाद में हो जाएगा +22 है, यानी कि +7 के बाद में हो जाएगा +22 है, यानी कि यदि हम 80 के अंदर +22 कर देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 80 के अंदर हम क्या करेंगे +22 कर देंगे तो 80 और 22 मिलकर बन जाएगा 102, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 102। अब हमें देखना है कि 102 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 102 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट है वो जारी कर दिया गया है। सभी अभ्यर्थियों का एग्जाम 3 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो यदि आप एग्जाम के अंदर पहली बार के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के 3 अगस्त वाले एग्जाम के लिए दोबारा से हमने मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है, यानी कि ऑल सब्जेक्ट का मास्टर पीडीएफ सेट रहेगा जिसके अंदर आपको जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट मिलेगा। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है केवल और केवल 51 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, आपके एग्जाम के मात्र 26 से 27 दिन शेष बचे हुए हैं। और इस बचे हुए समय के अंदर यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सभी क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। राकेश अपनी कक्षा में ऊपर से 13वें स्थान पर और नीचे से 18वें स्थान पर है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। मेरे भाई रैंकिंग टॉपिक से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो इसके लिए ट्रिक है क्या, सबसे पहले तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था फॉर्मूला होता है, यानी कि कुल विद्यार्थी या कुल संख्या निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे टी बराबर है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपके पास टोटल विद्यार्थियों की संख्या
ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर देखिए टी यानी कि टोटल अपने को निकालना है, लेफ्ट और राइट कहाँ से लेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि राकेश अपनी कक्षा में ऊपर से, यानी कि ऊपर से किस स्थान पर है, 13वें स्थान पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 13। और बोला गया है कि नीचे से किस स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो जाएगा लेफ्ट साइड और ये हो जाएगा राइट साइड, यानी कि एल के स्थान पर 13 रखेंगे और आर के स्थान पर 18 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए टी की यानी कि टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टी बराबर एल प्लस यानी कि लेफ्ट प्लस राइट -1। एल के स्थान पर कितना रखेंगे, 13 रखेंगे, उसके बाद में आर के स्थान पर कितना रखेंगे, 18 रखेंगे, और मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, -1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टी बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले 13 और 18 को आपस में जोड़ेंगे तो 13 और 18 मिलकर बन जाएगा 31 है। उसके बाद में क्या बच गया, -1 है। तो यहाँ पर देखिए 31 में से 1 को घटा देंगे तो टी बराबर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 30 है। यानी कि राकेश अपनी कक्षा में ऊपर से 13वें स्थान पर और नीचे से 18वें स्थान पर है। तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो उसकी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या है 30 है। अब हमें देखना है कि 30 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 30 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित सेटों में संख्याएं संबंधित हैं। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि जिस प्रकार से इन दोनों सेटों के अंदर संख्याएं दी गई हैं उसी प्रकार से इनके समान इन चारों में से कौन सा विकल्प बनेगा, या फिर इन चारों में से सही विकल्प कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सॉल्यूशन देखने से पहले यहाँ पर समझिए इस टाइप के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है इसी टाइप के। सोल्व करेंगे कैसे वो देखिए। सबसे पहले तो इन दोनों सेटों को ध्यान से देखिए कि इन दोनों सेटों में संख्याएं किस प्रकार से लिखी गई हैं। तो यहां पर देखिए इन दोनों सेटों में पहले सेट के अंदर संख्या लिखी गई है, सबसे पहले 12, उसके बाद में 20, उसके बाद में 45। इसको कैसे लिखा गया है वो देखिए। तो यहां पर देखिए मेरे भाई इसको कैसे लिखा गया है, तो 12 के आगे है 20, 12 से 20 कैसे बनेगा, तो 12 के अंदर क्या कर देंगे +8 कर देंगे तो 12 और 8 मिलकर बन जाएगा 20 से। फिर देखिए 20 से आगे बन रहा है 45, 20 से 45 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर 20 से 45 बनाने के लिए सबसे पहले 20 का किया गया है 2 गुना, 20 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 40, 40 के अंदर यहाँ पर +5 कर देंगे तो बन जाएगा 45। यानी कि सबसे पहले +8 किया गया है, उसके बाद में अगली संख्या का 2 गुना करके +5 करके तीसरी संख्या लिखी गई है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस दूसरे सेट को देखेंगे। दूसरे सेट में हमें संख्या दी गई है 18, 18 के बाद में है 26 और 26 के बाद में दिया गया है 57। ठीक है, तो इसको यहां पर ध्यान से देखिए 18 से 26 कैसे बनेगा, तो 18 के अंदर +8 कर देंगे तो 18 और 8 मिलकर बन जाएगा 26 है। 26 से 57 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 26 का क्या कर दे 2 गुना तो बन जाएगा 26 दुआ के 52 और 52 के अंदर +5 कर देंगे तो बन जाएगा 57। यानी कि अब इन चारों विकल्पों में से हमें उस विकल्प या उस सेट का चयन करना है जिसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना है +8 करना है और उसके बाद में यानी कि 2 गुना करके +5 ऐड करना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। तो यहां पर हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहां पर मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहां पर सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए के अंदर हमें संख्या दी गई है 13, उसके बाद में कितना है 21 है, उसके बाद में दिया गया है 47। तो इसको देखिए सबसे पहले देखिए 13 के अंदर +8 करेंगे तो कितना बनेगा, तो 13 के अंदर +8 करेंगे तो 13 और 8 मिलकर बन जाएगा 21 है। 21 के आगे दिया गया है 47 है। 21 से 47 कैसे बनेगा, तो देखिए यदि हम 21 का क्या करें 2 गुना करें तो 21 का 2 गुना करेंगे तो 21 दुआ के बन जाएगा 42 और यहाँ पर देखिए +5 करेंगे तो 42 और 5 मिलकर बन जाएगा 47। यानी कि यहाँ पर 47 भी दिया गया है। यानी कि आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। यानी कि 13 के अंदर +8 करेंगे तो 21 बनेगा, 21 का 2 गुना करेंगे और +5 करेंगे तो 47 बनेगा। यानी कि इस चौथे प्रश्न के अंदर आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि संख्या 54, 28, 63, 79 के प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाए
तथा प्रत्येक विषम अंक में से 2 को घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। और देखिए इस क्लास के अंदर हम आपको वही क्वेश्चन करवाएंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के अंदर पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे वो समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें एक संख्या दी गई है, संख्या है 54, 28, 63, 79। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें बोला गया है कि प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ना है और प्रत्येक विषम अंक में 2 को घटाना है। तो सबसे पहले देखिए 5 क्या है, विषम अंक है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे। 5 में से 2 को घटाएंगे, बचेगा 3। उसके बाद में 4 क्या है, 4 है सम अंक, सम के अंदर 1 को ऐड करना है, 4 के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 5। उसके बाद में 2 क्या है, 2 भी सम अंक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे तो 2 और 1 मिलकर बन जाएगा 3। उसके बाद में क्या है, 8, 8 भी क्या है, सम अंक है, तो 8 के अंदर भी प्लस 1 करेंगे तो 8 और 1 मिलकर बन जाएगा 9। 8 के बाद में क्या है, 6, 6 भी क्या है, सम अंक है, तो 6 के अंदर भी प्लस 1 करेंगे तो 6 और 1 मिलकर बन जाएगा 7। उसके बाद में 3 क्या है, 3 एक विषम अंक है, तो 3 में से क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1। उसके बाद में 7 भी क्या है, विषम अंक है, तो इसमें भी 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। उसके बाद में क्या है, 9, 9 भी क्या है, विषम अंक है, तो यहाँ पर देखिए 9 में भी क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 7। यानी कि जो ये वाली संख्या बनी है ये क्या है, नई संख्या है। ठीक है मेरे भाई, यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आएगी। ये क्या है, नई संख्या। अब पूछा गया है कि इसमें 1 से अधिक बार है, यानी कि नई संख्या में 1 से अधिक बार आने वाले अंक कितने हैं। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है। ठीक है, यानी कि यहां पर देखिए 3 यहां पर है, 3 यहां पर भी है, यानी कि एक तो क्या है, 3 है जो 1 से अधिक बार आया है। उसके बाद में मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहां पर 5 है, उसके बाद में यहां पर भी 5 है, यानी कि 5 भी क्या है, 1 से अधिक बार आया है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यानी कि 7 भी क्या आया है, 1 से अधिक बार। यानी कि केवल 3 अंक ऐसे हैं जो 1 से अधिक बार आए हैं। अब हमें देखना है कि 3 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 3 हमें दिया गया है, ऑप्शन सी के अंदर है, तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो यहाँ पर देखिए सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आप सभी को एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है पेरिस में, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी है इटली में, और ऑप्शन डी है जापान में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। और मेरे भाई यही प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए। और इसी के साथ में देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे किस अभयारण्य या किस उद्यान में पाए जाते हैं। तो मेरे भाई याद रखना, असम राज्य के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से सबसे अच्छी विद्युत की सुचालक धातु कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी, यानी कि जो चांदी धातु है ये विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से विद्युत की सबसे अच्छी चालक अधातु कौन सी है। तो मेरे भाई याद रखना, जो ग्रेफाइट है ये क्या है, अधातु है और विद्युत की क्या है, सुचालक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 10वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर है। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। या फिर इसी को पूछ लिया जाता है कि गोबर गैस या बायोगैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो याद रखना इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। गोबर गैस या बायोगैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई याद रखना, मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CS4। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन है पास्कल के नियम से संबंधित है। या फिर हम बोल सकते हैं कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन है पास्कल के नियम से संबंधित है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे पास ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न को आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, LPG गैस का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन ए है ब्यूटेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन सी है मीथेन और ऑप्शन डी है एथेन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। LPG गैस का मुख्य घटक है ब्यूटेन। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे पास ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, यानी कि एक तरफ तो दे दिया जाएगा आपको, यानी कि मिलान चिन्ह वाले जो प्रश्न होते हैं उस टाइप से यहाँ से प्रश्न बनेगा। यानी कि एक तरफ आपको दे दिया जाएगा LPG गैस और एक तरफ दे दिया जाएगा ब्यूटेन। तो पूछा जाएगा कि भाई इनको सही तरीके से सुमेलित कीजिए। तो LPG गैस का मुख्य घटक क्या होगा, ब्यूटेन। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर 100% 2 से 3 पूछे जाते हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके 3 अगस्त वाले एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग नया मास्टर PDF सेट तैयार किया है, जिसके अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यदि आप मास्टर PDF सेट लेना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और इस मास्टर PDF सेट की प्राइस भी हमने घटाकर कर दिया है मात्र और मात्र
₹51 है और ये ऑफर केवल सीमित समय के लिए रहेगा। तो जल्दी से आप इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। मात्र और मात्र ₹51 की फीस के अंदर है। और जो ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है, इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट मिलने वाले हैं। और आपके एग्जाम के मात्र 26 से 27 दिन शेष बचे हुए हैं। तो बचे हुए समय के अंदर यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है डेंगू, ऑप्शन बी है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी है मलेरिया और ऑप्शन डी है मियादी बुखार है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यहाँ पर देखिए इनका संबंध है शहनाई वाद्य यंत्र से। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।